अपन तर्क संग्रह इसका विचार कर रहे हैं। तर्क संग्रह का विचार करते हुए हम लोगों ने एक विचार श्लोक का, प्रथम श्लोक का विचार किया। प्रथम श्लोक का विचार किया। कौन सा श्लोक बोलिए? विधाय गुरुवंदनम् बालानां सुखबोधाय इस श्लोक का विचार किया। इस श्लोक में विश्वेश पद का अर्थ क्या किया? बोलिए। पदकृत्य में विश्वस्य कर्तारम है ना, श्री सांब मूर्तिम, ध्यान दो, विश्व के कर्ता श्री सांब मूर्ति अर्थात अम्बा पार्वती के सहित श्री शंकर जी अर्थात अर्धनारी नटेश्वर, उनको हृदय अर्थात मनसी है ना, हृदय में अर्थात मन में, निधाय अर्थात निधान धारयित्वा, निश्चित रीति से धारण करके। पुनः दूसरा शब्द क्या दिया? गुरुवंदनम च विधाय अर्थात कृत्वा इत्यर्थ, गुरु को वंदन करके, हृदय में विश्वेश को धारण करके और गुरु को वंदन करके, बालानाम सुख बोधाय, बालानाम अर्थात बालकों को सुख पूर्वक बोध के लिए, ज्ञान के लिए क्या करता हूँ मैं? मेरे द्वारा तर्क संग्रह किया, अर्थात तर्क संग्रह किया जाता है मेरे द्वारा, अर्थात किसके द्वारा? अन्नम भट्ट के द्वारा। अन्नम भट्ट कहते मेरे द्वारा तर्क संग्रह किया जाता है। अब तर्क संग्रह क्या क्या करके किया? हृदय में भगवान परमात्मा को धारण करके, अर्थात उनका ध्यान करके, श्री गुरु को वंदन करके, मुझ अन्नम भट्ट के द्वारा तर्क संग्रह किया जाता है। ये किसने कहा? अन्नम भट्ट ने कहा। लेकिन इस अन्नम भट्ट के जो शब्द है, इस अन्नम भट्ट के शब्दों का हम विचार कर रहे हैं। इसमें कहा कि बाला नाम सुख बोधाय, इसलिए बालकों के सुख पूर्वक बोध के लिए। तो हमको संदेह होने लगा ये बालक कौन सा है। अब बालक होगा तो जो क्या दूध पीने वाला बालक, उसके लिए तर्क संग्रह बना लिखा है कि आपका बालक कोई और है। तो अन्नम भट्ट कहते महाराज सुनो, हमारा बालक कोई और ही है। हमारा यहाँ तर्क संग्रह का अधिकारी जो बालक है, वह बालक पारिभाषिक बालक है। कौन है? तो देखो बालक, कौन सा बालक है ये देखना है। तो मूल पंक्ति में लिखा होगा कि अधीत व्याकरण काव्यकोशो अनधीत न्याय शास्त्रो बालः। बोलिए अधीत व्याकरण काव्य कोशो, अधीत व्याकरण काव्य कोशो, अनधीत न्याय शास्त्रो बालः। अधीत काव्य कोशो अनधीत न्याय शास्त्रो बालः। अधीत काव्य कोशो अनधीत न्याय शास्त्रो बालः। अधीत व्याकरण काव्य कोशो अनधीत न्याय शास्त्रो बालः। अब ध्यान में देना है, न्याय कोई भी बालक नहीं लेना। बालक अर्थात अधिकारी। बालक शब्द का अर्थ क्या है ना? यदि हम इसके बालक है कि नहीं अभी तक, अथवा बालक भी नहीं हुए, ये ध्यान में देना है।
तो देखो यहाँ पर दो शब्द दिए हुए, एक अधीत व्याकरण काव्यकोश और दूसरा अनधीत न्याय शास्त्र, वही बालक है। अब देखो इसका हम अर्थ करते हैं, इसका समास पूर्वक अर्थ हम करते हैं। अधीत व्याकरण काव्यकोश इस प्रथम शब्द का, इसमें पहले देखो व्याकरणम काव्यम कोशः च व्याकरणं च काव्यं च कोशः च ते व्याकरण काव्यकोशाः। कौन सा समास है रोहित? कौन सा समास है? केवल देखना नहीं चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। कौन सा गणेश? द्वंद्व। यदि अभ्यास नहीं करोगे तो केवल आपने गप नहीं रखा है। विद्या के लिए पढ़ना पड़ता है, उसका आवर्तन करना पड़ता है, केवल पुस्तक छोड़कर नहीं। व्याकरणंच काव्यंच कोशश्च ते व्याकरण काव्य कोशाः। इसका अर्थ हो गया व्याकरण, काव्य और कोश, इतरेतर दोनों समास है। अब ये समास करने के बाद यह आधित जोड़ना है, तो आधित जोड़ करके यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अधीताः व्याकरण काव्य कोशाः येन सह अधीत व्याकरण काव्यकोशः। एक वचन करेंगे। बहुव्रीहि समास में जो अन्य पदार्थ होता है ना, उसके जैसा ये रूप चलता है। जिसने अर्थ क्या हो गया? अधीता व्याकरण काव्यकोशः येन, जिसने व्याकरण पढ़ा है। अधीत अर्थात पढ़ा हुआ है। अधीता का अर्थ क्या है? पढ़ा हुआ है। व्याकरण, काव्य और कोश जिसने पढ़ा हुआ है, व्याकरण, काव्य और कोश जिसने, वह पुरुष कौन हो गया? अधीत व्याकरण काव्य कोश, अर्थात जिसने व्याकरण, काव्य और कोश पढ़ा हुआ है। ये इस पद का अर्थ हुआ। दूसरा है अनधीत न्याय शास्त्र, वो भी बहुव्रीहि है। नहीं पढ़ा न्याय शास्त्र जिसने, ठीक है ना? दूसरा का समास क्या होगा? अनधीत। न्याय शास्त्र एक ही है ना? अनधीत, अनधीतम न्याय शास्त्रम येन सह अनधीत न्याय शास्त्र। अनधीत न्याय शास्त्र से दो पद है, एक अधीत व्याकरण काव्य कोश और दूसरा है अनधीत न्याय शास्त्र। अनधीत न्याय शास्त्र का अर्थ क्या हुआ? जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा। और अधीत व्याकरण काव्य कोश का अर्थ क्या है? जिसने व्याकरण, काव्य और कोश इनको पढ़ा है, इनको पढ़ लिया है, इसका अभ्यास किया है। अर्थात बालक कौन हो गया? जिसने व्याकरण, काव्य और कोश को पढ़ा है, लेकिन बस न्याय शास्त्र पढ़ना बाकी है, वो न्याय शास्त्र का बालक है। बाकी सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, तो उसकी दृष्टि से वो बालक। ध्यान में है ना? अब हमने ये दो पद दिए। एक देखो, किसी को क्या लगा कि इतना ही लक्षण करो ना, अनधीत न्याय शास्त्र, इतना ही करो,
क्या है ये पद क्या देना है? जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा वह बालक। जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा। आपने न्याय शास्त्र पढ़ा तो आप कौन हो गए? बालक। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा तो ये भी बालक है ना जी, ये भी बालक क्योंकि न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा। जिसने नहीं न्याय शास्त्र पढ़ा वो न्याय शास्त्र का बालक है, उसका वह अधिकारी है। तो अब देखिए अनधीत न्याय शास्त्र है ना, यह पुरुष है, तो हम इतना ही करेंगे लक्ष्य अनधीत न्याय शास्त्र, इतना ही लक्षण बनाए। अब लक्षण बनाते समय ये ध्यान देना है उसके आगे त्व जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? इसे हम क्या बोलेंगे? अनधीत न्याय शास्त्र नहीं बोलेंगे, अनधीत न्याय शास्त्र त्वम। जैसे पुरुष जानते हैं ना आप कौन है? सच्ची नहीं है ना, जो पुरुष है, क्यों पुरुष क्यों कहते हैं? उसमें पुरुषत्व धर्म है। क्या धर्म है? जिसमें पुरुषत्व धर्म है वह पुरुष है कि नहीं? जिसमें घटत्व धर्म है वह घट, जिसमें मठत्व धर्म है वह मठ, जिसमें पटत्व है वह पट, जैसे है कि नहीं? वैसे ही जिसमें अनधीत न्याय शास्त्रत्व है वह अनधीत न्याय शास्त्र होगा। तो ये अनधीत न्याय शास्त्र पुरुष है, आदमी है, उसमें धर्म कौन सा रहेगा? अनधीत न्याय शास्त्रत्व। तो लक्षण बोलना है तो हम क्या करेंगे? अनधीत न्याय शास्त्रत्वम। क्या कहेंगे? अनधीत न्याय शास्त्रत्वम। अनधीत न्याय शास्त्रत्वम। कस्य लक्षणम? बोलिए। बालस्य लक्षण। अनधीत न्याय शास्त्रत्वम किसका लक्षण है? बालक से। बालक का लक्षण क्या है? अनधीत न्याय शास्त्रत्वम। इतना ही हमने किया ना तो एक समस्या होगी। क्या समस्या होगी? देखो आपके घर में एक शिशु है ना? नहीं है? किसी ना किसी के घर में तो ऐसा दूध पीने वाला बालक तो होगा ही, है कि नहीं? है ना? ये आप ही हो सकेंगे। ये समझो अनधीत न्याय शास्त्रत्वम, ये बालक है तो हम ये इसने भी तो न्याय शास्त्र पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ना। दूध पीने वाला बालक तो उसको भी हमारा अधिकारी बोलना। यदि इतने लक्षण करते अनधीत न्याय शास्त्रत्वम तो लक्षण किस में चला जाता? बालक, वो दूध पीने वाले बालक में। तो लक्षण वैसा वह होता है जो केवल अपने लक्ष्य में ही चला जाए। जैसे आपने गाय देखी है, गाय का लक्षण किसने अवज्ञ, ये किसको समझ में आएगा? वृत्ति प्रभाकर चला है ना, वो तो उसको बहुत जल्दी समझ में आएगा क्योंकि उसमें। अब देखो ये बता रहे हैं कि गाय है, जैसे गाय हमको लगा कि गाय का लक्षण बनाए तो महाराज आए, महाराज बोलते हैं जो काली होती है वो गाय है ना? क्या गाय है? वो काली है तो गाय है। कपिलत्वम गौर लक्षणम, ये गाय का लक्षण किया कि जो काली वो गाय। लेकिन अब गाय को गोष्ठ में चले गए, गोठा में जाने के बाद देखा अरे तो काली बहुत, केवल गाय का गोठा था, भैंसों का नहीं था, है ना? आपके यहाँ पर भैंसों का हो सकेगा, है ना? हमारे यहाँ पर केवल गाय का था। तो उसमें चले गए, देखी अरे एक तो तांबड़ी लाल गाय है, एक तो सफेद गाय है और ये काली है। अरे जो काली है वो गाय है, ये लक्षण बताए गए तो आधे गायों में जाता है और आधे गायों में नहीं जा रहा। तो कहा कि अरे एक लक्षण बहुत संकुचित हो गया। कैसा हो गया? अव्याप्त हो गया, सब जगह पर नहीं चला गया, थोड़े ही गायों के ऊपर चला गया, इसलिए इस लक्षण में दोष आया, थोड़ों में चला गया।
अर्थात ये लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त है। फिर बोले इसको छोड़ो, अरे जिसको सींग होती है वो गाय है, तो देखने चले गए सफेद गाय, काली गाय, लाल गाय, सबको सींग थे, है ना। अब वो अव्याप्ति दोष नहीं आया, सबको सींग है कि नहीं, जिसको सींग होते हैं वो गाय। तो लेकिन क्या है ना, लेकिन बाद में क्या किया जाए, बाकी देखे वहां पर नजदीक नजदीक भैंस बांधे, भैंस थी, इनकी बकरी भी थी, है ना, किसी की भैंस, किसी की बकरी, उनको भी सींग थे। तो लक्षण क्या होता है, दूसरों की ओर भी नहीं जाना चाहिए, है ना। आपने जो लक्ष्य है गाय में ही चला जाना चाहिए, सभी गायों में चला जाना चाहिए, दूसरों में नहीं चला जाना चाहिए। अब दूसरे भैंसों में लक्षण किया गाय का और चला गया भैंसों में, अब तो क्या हो गया, अति व्याप्त हो गया, उसकी व्याप्ति हो गई, अति व्याप्त हो गए कि नहीं। अब ये लक्षण भी दोष युक्त हो गया। तो बोले अब ऐसा करो, इसको करे एक शफोत्वम गौर लक्षण। शप जानते हो, शप अर्थात खुर को कहते हैं शप। तो कहा कि एक खुर वाली हो गाय, तो ये अपना ये चला गया गाय के पैर ढूंढने, जो गाय का पैर देखो उसको दो खुर ऐसे है, एक खुर ही नहीं। तो क्या हो गया, सभी गायों में ढूंढने चले गए, एक भी गाय ऐसी नहीं मिली जिसको एक खुर हो। प्रत्येक पैर के लिए दो खुर होते हैं, है कि नहीं, दो खुर होते हैं। फिर इनका लक्षण कहाँ चला गया पता है, घोड़े में, गधों में। गधा होता है ना, गधा और घोड़ा, उनको एक ही खुर होता है, पूरा ऐसा लंबा, एक नहीं, एक ही खुर होता है ना। आपका लक्षण कहाँ चला गया, गधे में, और गाय का लक्षण किया और चला गधे में, तो क्या हो गया, असंभव। ये दोष कैसा हो गया, असंभव दोष हो गया। इसलिए गाय का कोई लक्षण ठीक नहीं हुआ। तो अब क्या किया, उन्होंने लगा कि फिर गाय का लक्षण करे तो कौन सा करे। तो उन्होंने कहा कि अरे गाय का ये लक्षण करते हैं, शासनादिमत्वम। क्या लक्षण किया, शासना जानते हो, शासना अर्थात गले में जो पोली होती है ना, पोली गाय की, गला कंबल है ना, ऐसा एक है ना, किसी का कर लेते हैं, ये पोली होती है ना, देखो ये केवल गाय में ही होती है, गाय और गाय अर्थात बैल, गाय बैल दोनों का लक्षण है। उसको कहते हैं शासनादि महत्व। अब देखो ये भैंस के गले में है क्या, नहीं। घोड़े के गले में है क्या, नहीं। गधे के नहीं। अब ये क्या, बैल और गाय एक ही है। गो शब्द पुल्लिंग में ही चलता है, जानते हो ना, और स्त्रीलिंग में भी चलता है, वही है। तो गाय बैल को भी गाय ही कहते हैं, संस्कृत में गो ही कहते हैं, और गाय को भी गो ही कहते हैं, ये ध्यान में रखना। गो का लक्षण है, धेनु का नहीं, है ना। ये क्या किया कि गला शासनादिमत्वम, जिसके गले में पोली है वो हो गया, वो हो गई गाय। तो अब कहीं लक्षण चला जाएगा क्या, नहीं। लेकिन कोई कोई बुद्धिमान आदमी होते हैं, बोलते सरड्या ते काय बोल कोमड़ा, उसके भी है कि नहीं, मुर्गा है ना, उसके भी गले में है। तो फिर क्या किया जाए, और एक शब्द जोड़ो, तो कहते हैं कि श्रृंगित सती शासनादि महत्वम, जिसको सिंह भी है और गल कंबल भी है वह गाय। अब कोई लक्षण तो गाय में चला जाएगा कि नहीं, अब कोई ऐसा लक्षण बनाया जाता है। अर्थात ये लक्षण और दूसरों में नहीं जाना चाहिए, आगे आएगा, एक बार बताया ही। तो ये वैसे ही ये लक्षण दूसरों में नहीं जाना चाहिए। तो क्या लक्षण किया, अनधीत न्याय शास्त्रत्वम, जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा वह बाल है। तो ये बाल इसने भी नहीं पढ़ा, तो बोलो चलो रे न्याय शास्त्र पढ़ो, ये क्या करेगा, इसका पापा बोलना नहीं, और इसको कह रहे कि बालक या अधिकारी नहीं हो सकता। इसमें लक्षण जा रहा है, उसका वारण करने के लिए
दूसरा पद दिया, कौन सा? व्याकरण काव्य अधीत व्याकरण काव्य अधीत व्याकरण काव्य अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम काव्य कोशत्वम कोशत्वम। अब बताओ ये इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं। इसमें व्याकरण पढ़ा है क्या? काव्य पढ़ा है क्या? कोश पढ़ा है क्या? इसलिए इसमें अब लक्षण के दो धर्म चाहिए, जिसमें व्याकरण काव्य और कोश पढ़ा हुआ होना चाहिए और न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा है वह बालक। फिर आप बोले फिर ऐसा ही करो ना, केवल अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम बालस्य लक्षणम। क्या लक्षण करो? अधीत व्याकरण अधीत व्याकरण बोला करो। क्या लक्षण किया? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम बालस्य लक्षणम। क्या लक्षण हुआ? इतना ही लक्षण किया। अर्थात जिसने व्याकरण काव्य और कोश पढ़ा है, ये पीछे का छोड़ दो, ये इतना ही किया तो क्या होगा? बोलते हैं हाँ बताओ व्यास जी बालक है क्या? हाँ व्यास जी, क्योंकि यदि हम इतना ही करेंगे अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम, तो हमारे जो व्यास भगवान है ना, व्यास, उन्होंने भी तो व्याकरण भी पढ़ा है, न्याय भी व्याकरण पढ़ा है, काव्य पढ़ा है और कोश भी पढ़ा है कि नहीं? तो वो भी बालक होने लगेंगे। वो बालक, वो तो उनके, वो तो शास्त्र एक दर्शनकार है, तो उनको भी बालक कहने की आपत्ति आई, इसलिए व्यास में अतिव्याप्ति होगी कि नहीं? ये व्यास जी में लक्षण जाएगा। ये लक्षण आना है हम लोगों में, तो जा रहा है व्यास में। तो अब उसमें लक्षण चला गया, उसका वारण करने के लिए कहा अनधीत न्याय शास्त्र। अरे व्याकरण काव्य कोश पढ़ा है, लेकिन उन्होंने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। व्यास जी ने तो सब कुछ पढ़ा है, व्याकरण भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, इसलिए अब उन्होंने अनधीत न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है? पढ़ा हुआ है, इसलिए ये लक्षण व्यास जी में जाएगा क्या? ये तो चला जाएगा व्यास जी में, लेकिन ये व्यास जी में नहीं जाएगा। इसलिए अब व्यास जी में भी लक्षण नहीं जाएगा और दूध पीने वाले में भी नहीं जाएगा। जाएगा किसमें? जिसने व्याकरण काव्य कोश पढ़ा है और न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, ऐसे लोगों में लक्षण जाएगा। तो इसलिए ये दो लक्षण जुड़कर लक्षण होगा। अब जो कभी भी लक्षण दो पद है ना, तो पहले पद में सप्तमी विभक्ति करते हैं। क्या करते हैं? जैसे बोलना है अधीत, बोलो अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सती अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। तो देखो पूरा लक्षण, अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सती अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सती अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सती अनधीतो न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सती अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सती अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। ये बालक का लक्षण पूरा करने से लगे। ठीक, पूछो। ये समझ में आया ना? जिसने व्याकरण पढ़ा है, काव्य पढ़ा है, कोश पढ़ा है, लेकिन न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, वह बालक है, अर्थात वही इस ग्रंथ का अधिकारी। जिसने व्याकरण पढ़ा नहीं है, तो वो न्याय कैसे पढ़ पाएगा? है कि नहीं?
जिसने काव्य पढ़ा नहीं, काव्य तो नहीं, मुख्य तो व्याकरण तो पढ़ना ही चाहिए, तभी वो इसका अधिकारी बन पाएगा। इतना हो गया। तो बालानाम सुख बोधाय, क्या पद दिया आगे? सुख बोधाय। सुख बोधाय अर्थात सुखेन अनायासेन बोधाय, ये लिखा है ना, सुखेन अर्थात अनायासेन, बोधाय अर्थात ज्ञानाय, है ना। सुख से अर्थात अनायास प्रयत्न के बिना ज्ञान के लिए, किसके लिए? ज्ञान के। किसके लिए? प्रयत्न के बिना ज्ञान के लिए। एक मिनट समझना, प्रयत्न के बिना, किसी भी प्रयत्न न करते हुए केवल ज्ञान होने के लिए क्या गया है? तर्क क्रियते तर्क संग्रह, क्या किया जाता है? तर्क संग्रह किया जाता है। यह पद कृत्य में जो शब्द लिखे हैं ना, उसको पढ़ते एक बार लिखा है, अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोशो अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, ठीक है। व्यासादौ अतिव्याप्ती वारणाय अनधीतेति, व्यास जर आपण केलं की यदि हमने कितनाही लक्षण किया, अधीत व्याकरण काव्य कोश, जिसने व्याकरण काव्य और कोश का अध्ययन किया है तो व्यास जी है, उसमें अतिव्याप्ति होगी, उनमें हुई अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या पद दिया? अनधीत न्याय शास्त्र। अगर अनधीत न्याय शास्त्र इतना कहेंगे तो स्तनंद है, अरे स्तन पीने वाला बालक, उसमें अतिव्याप्ति होगी, इसलिए पद दिया अधीत व्याकरण काव्य कोश। क्या पद दिया? ये लक्षण हुआ। तो आगे देखिए, सुखेति, सुखेन अनायासेन बोधाय, तो अनायासेन बोधाय के लिए क्या? पदार्थो तत्व ज्ञानाय इत्यर्थ, किसके ज्ञान के लिए? पदार्थ तत्व ज्ञानाय इत्यर्थ, है ना। पदार्थ तत्व ज्ञान के लिए, पदार्थ का जो तत्व है, पदार्थ के तत्व के ज्ञान के लिए, अर्थात पदार्थ का स्वरूप, पदार्थ के स्वरूप के ज्ञान के लिए। किस लिए ये तर्क संग्रह किस लिए किया जा रहा है? पदार्थ के तत्व के स्वरूप के ज्ञान के लिए क्या किया जाता है? लिखा तर्क संग्रह। ये तर्क संग्रह ये मूल है। अब यहाँ पर देखिए, पहले हमको तर्क शब्द का अर्थ ज्ञान होना चाहिए। तर्क किसे कहते हैं, फिर संग्रह किसे कहते हैं, है ना। तर्क एक प्रारंभ में लिखेंगे, तर्क, तर्क्यन्ते, क्या पद है? तर्क्यन्ते, बोलिए। तर्क्यन्ते अर्थात प्रमिति, तर्क्यन्ते, बोलिए। अर्थात प्रमिति विषयी क्रियन्ते, बोलिए। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः। तर्क्यन्ते का अर्थ क्या? प्रमिति विषयी क्रियन्ते। प्रमिति अर्थात ज्ञान, प्रमिति का अर्थ क्या है? ज्ञान। ज्ञान के विषय किए
जाते हैं वे तर्क है। अर्थात जो ज्ञान के विषय किए जाते हैं, ज्ञान के द्वारा जिसे जाना जाता है, ज्ञान के द्वारा जिस पदार्थों को हम जानेंगे उसे कहेंगे तर्क। अपना ज्ञान है कि नहीं, अपने ज्ञान से एक आधे पदार्थों को हम जान लेंगे, तो जिसे हम जानेंगे उसी को कहेंगे तर्क। अब ये तर्क कितने हैं? 7 पदार्थ। पृथ्वी, आप, तेज, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये जो 7 पदार्थ है, इन्हीं 7 पदार्थों को कहते हैं तर्क। क्योंकि न्याय शास्त्र में इन्हीं 7 पदार्थों को जाना जाता है, इसलिए इन्हीं 7 पदार्थ का नाम हो गया तर्क। जो ज्ञान के विषय किए जाते हैं उन्हें कहते हैं तर्क। ठीक ना? लिखा है तर्क्यन्ते प्रमिति विषय क्रियन्ते इति तर्काः अर्थात द्रव्यादि पदार्थाः। द्रव्यादि है ना, मैं सप्तादि डालता हूं। द्रव्यादि सप्त पदार्थ, ये हो गए। कौन हो गए? ये तर्क। द्रव्यादि 7 पदार्थों को कहा हमने तर्क। अब दूसरा संग्रह क्या चीज है? संग्रह है ना, संग्रह इस पद का अर्थ बताते हैं। संग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए, संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् देखो बोलिए, संक्षेपेण लक्षण परीक्षा संक्षेपेण लक्षण उद्देश्य परीक्षण संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण लक्षण परीक्षाः यस्मिन् सह संग्रह है ना, जिसमें संक्षेप से ऐसा ग्रंथ ही होगा संग्रह, जिसमें संक्षेप से उद्देश्य लक्षण और परीक्षा है। जिसमें संक्षेप से उद्देश्य है, लक्षण बताया गया है, परीक्षा बताई है, ऐसा जो ग्रंथ है उसको कहते हैं संग्रह। ऐसा जो ग्रंथ होगा उसे कहेंगे संग्रह। और तर्काणाम संग्रह इति षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे? तर्काणाम संग्रह इति तर्क संग्रह। यह ग्रंथ का नाम होगा तर्क। अर्थात द्रव्यादि 7 पदार्थों का संक्षेप से उद्देश्य लक्षण और परीक्षा जिसमें है उसे कहेंगे तर्क संग्रह, है ना। संक्षेप द्रव्यादि 7 पदार्थों का उद्देश्य लक्षण और परीक्षा जिस ग्रंथ में की है उसे कहेंगे तर्क संग्रह। इस तरह से तर्क संग्रह इस ग्रंथ का नाम निर्देश हुआ। अब उद्देश्य किसे कहते हैं, लक्षण किसे कहते हैं और परीक्षा किसे कहते हैं, इसका विचार हम कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।